हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ASR बायोलॉजी। आज हम लोग इस वीडियो में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है सेल के अंदर और उसका रोल क्या है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम लिखा है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सेल का वो पार्ट होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और अपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में इंडिविजुअली वो डिफरेंट होता है, लेकिन वो अपने फंक्शंस को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स के ग्रुप को हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहेंगे। यहाँ देखिए, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स आर डिस्टिंक्ट इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यानी सभी सेल ऑर्गेनेल अपने स्ट्रक्चर और फंक्शंस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं। सम ऑफ देम कोऑर्डिनेट्स देयर फंक्शंस। जैसे यहाँ पर हमने देखा, ये 4 ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो अपने फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ये 4 ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो अपने फंक्शंस को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन कुछ और भी ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो अपने फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स के साथ। और वो सभी सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे यहाँ पर हम लोग देखें कि ये है PCM, यानी ये PCM मीन्स पैरोक्सिसोम। दिस इज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल, और इस सेल ऑर्गेनेल्स को कहते हैं पैरोक्सिसोम। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। और ये तीनों सेल ऑर्गेनेल इन सभी सेल ऑर्गेनेल के साथ फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड नहीं है। सो दीज PCMs आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द फंक्शंस ऑफ दिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो ये इनका फंक्शन इनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं होता, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। So these cell organelles are not the part of endomembrane system. These PCM means peroxisomes, chloroplast and mitochondria. These are not the part of the endomembrane system. These cell organelles are not the part of endomembrane system. तो यहाँ इस सेल के स्ट्रक्चर के अंदर सभी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसे हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। यहाँ पर ये देखें, ये ER है और ER सबसे बड़ा नेटवर्क है सेल के अंदर, जो इस न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से, यहाँ पर देखें न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके आउटर मेम्ब्रेन से लेकर के एक्सटेंडेड होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस जिसके से एक्सटेंड करेगा, कंटिन्यूअस होगा, और ये एक्सटेंड करके सेल के साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क बनाता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और इसमें 2 पार्ट है। यहाँ पर देखें बेडेड स्ट्रक्चर्स है, और इस बेडेड स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं दीज आर बेडेड ER, और इस बेडेड ER को हम लोग कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे? क्योंकि इसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है राइबोसोम। सो दीज आर द राइबोसोम्स प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ ER। सो इसे हम लोग कहेंगे RER। लेकिन यहाँ पर ये पार्ट है जो SER है, यानी इसमें कोई बेडेड स्ट्रक्चर राइबोसोम्स का नहीं होता, इसलिए SER इसे कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा पार्ट, पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर हमने देख लिया। दूसरा जो
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है दूसरा सेल ऑर्गेनेल। इस सेल ऑर्गेनेल को हम लोग कहेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। और तीसरा ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे हम लोग लाइसोसोम कहेंगे। और ये लाइसोसोम से दीज सेल ऑर्गेनेल्स जो एनिमल सेल्स के अंदर होगा, प्लांट सेल के अंदर भी होगा लाइसोसोम को छोड़ करके, बाकी सेल ऑर्गेनेल भी प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता। लेकिन एक और सेल ऑर्गेनेल है जो एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होकर के प्लांट सेल में प्रेजेंट होता, और वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है जिसे हम लोग वैक्यूल कहते हैं। तो ये जो वैक्यूल सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, लेकिन एनिमल सेल में ये वैक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स दूसरे तरीके का वैक्यूल्स होता है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल। लेकिन ये लार्ज वैक्यूल्स जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जिसमें सेल सैप भरा हुआ रहता है, तो वो एनिमल सेल्स में नहीं होगा। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि इसका फंक्शंस इसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं होता है। तो इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पहला सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी ये नेटवर्क है सेल के साइटोप्लाज्म में, इसलिए लिखा नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन सेल साइटोप्लाज्म। ये सेल के साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है जो नेटवर्क है, और ये रेटिकुलम मीन्स जाल हम लोग कह सकते हैं कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और इस सेल के साइटोप्लाज्म के को दो कंपार्टमेंट में बांटता है। पहला कंपार्टमेंट जैसे यहाँ पर इसी को मैग्नीफाई करके जूम करके अगर देखें तो इसमें दो पार्ट हो गया। पहला तो इसके ये जो सिस्टर्नी है इसके पार्ट को हम लोग कहेंगे लिम्नल, ये लिम्नल पार्ट हो गया। और दूसरा है इसके बाहर का पार्ट, तो ये एक्स्ट्रा लिम्नल कंपार्टमेंट हो गया, ये एक्स्ट्रा लिम्नल हो गया। जो सेल के यानी एक्स्ट्रा लिम्नल का मतलब हुआ साइटोप्लाज्म, और इंट्रा लिम्नल या लिम्नल स्पेस जो हुआ, लिम्नल कंपार्टमेंट जो हुआ वो इनसाइड ईआर का हो गया, यानी ईआर के अंदर का जो स्पेस है, जो ए सिस्टर्नी वाला पार्ट है उसको कहेंगे हम लोग लिम्नल पार्ट। यानी ये नेटवर्क सेल के साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में बांट दिया, पहला लिम्नल और दूसरा एक्स्ट्रा लिम्नल। ये ईआर जो होता है इस सेल के अंदर जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसका 50% से ज़्यादा सिर्फ ईआर होता है, मीन्स इट कंसिस्ट मोर देन 50% ऑफ द मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। ऑफ द सेल्स, यानी सेल में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है उसका जितना भी मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन का 50% से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ ईआर होता है। तो इस ईआर के स्ट्रक्चर से बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखिए इससे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होगा, और यही रीज़न है कि एक दूसरे को कोऑर्डिनेट भी करता है। फंक्शंस में बाद में देखेंगे, पहला हम लोग देख लेंगे कि ये ईआर प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, यानी किस किस सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होता है ईआर। तो ईआर प्रेजेंट होगा फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल, यूकैरियोटिक सेल्स, और एब्सेंट होगा इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट्स का मीनिंग हो गया, जैसे हम लोग देखें तो यहाँ पर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको बीजीए भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए, उसके बाद मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी, मैच्योर्ड सीव एलिमेंट्स, सील एलिमेंट्स प्लांट में प्रेजेंट होता इन प्लांट्स। तो ये सब जगह पर ये ईआर नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि इन सभी सेल्स में, मैच्योर्ड सेल्स में, इन दोनों मैच्योर्ड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस डिजेनरेट कर जाता है, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सिंस
ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है सेल साइटोप्लाज्म में। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगा तो इसका एक्सटेंशन कहाँ से रहेगा, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के कारण ER एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, मैच्योर्ड RBC में और मैच्योर्ड सिव एलिमेंट्स में, ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स में एब्सेंट होगा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है और किस चीज़ से बना होता है, तो यहाँ पर देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बना होगा वो 3 अलग अलग स्ट्रक्चर से बना होगा। पहला स्ट्रक्चर सिस्टर्नी कहलाता है, दूसरा स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल्स कहलाएगा और तीसरा वेसिकल्स। इन तीनों से मिलकर के बनता है ये ER। अब देखिए यहाँ पर ये जो पहला सिस्टर्नी है वो ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर ब्रांच नहीं होता है, यानी फ्लैट होगा, अनब्रांच्ड होगा, बिल्कुल फ्लैट होता है, ऐसे फ्लैट दिखेगा और अनब्रांच्ड होता है। राइबोसोम यहाँ पर जो देख रहे हैं ये बेडेड स्ट्रक्चर और ये बेडेड स्ट्रक्चर जो होता है वो राइबोसोम्स होता है। तो यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होगा, इसके सरफेस पर होगा और ये सभी यहाँ पर देखें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। इसका मतलब है कि ये जो मटेरियल बनाएगा वो ऐसे पास करेगा एक दूसरे के बीच में, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर इस राइबोसोम में जो प्रोटीन बनता है वो ऐसे पास करेगा। और यहाँ पर एक खास चीज़ बता दूँ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस मान लें, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। और ये क्वेश्चन पहले भी पूछे हुए हैं एग्जाम में कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता किससे है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस RER से बनेगा, इस RER से बनता है क्योंकि ये प्रोटीन बनाएगा, राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कंस्टिट्यूएंट लिपोप्रोटीन है। तो ये RER पहले इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को रिपेयर करने बनाने में मदद करेगा। दूसरा स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल्स, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होगा वो SER का फॉर्मेशन करेगा। वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होगा और ये ब्रांच्ड होता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स रहेगा, इस तरीके के स्ट्रक्चर से बनेगा। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा लेकिन ये ब्रांच्ड होता है और इस पर राइबोसोम नहीं है। इसका मतलब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हम लोग देख रहे हैं जो SER का फॉर्मेशन करेंगे उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ होगा ER। तीसरा है वेसिकल्स। वेसिकल्स इस तरीके का स्ट्रक्चर्स होता है ऐसे, और इसमें जो भरा हुआ रहेगा वो प्रोटीन, यानी जो मटेरियल इस RER और SER पे बनेगा वो वेसिकल्स के रूप में पैक्ड होगा, यानी इसका काम हो गया पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल सिंथेसाइज्ड ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा वो इसमें पैक करेगा और यहाँ से ये पैक्ड मटेरियल यहाँ पर देखें, इस कोशिश किया है दिखाने का। यहाँ पर ये जो पैकिंग है, ये वाला पैकिंग, ये वेसिकल्स यहाँ से बंच ऑफ होगा, पिंच ऑफ होगा, यहाँ से पिंच ऑफ होकर के यहाँ निकलेगा और इस जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसका ये जो सिस पार्ट है, फॉर्मिंग पार्ट है, उस फॉर्मिंग पार्ट से अटैच होगा और इसमें इस सिंथेसाइज्ड मटेरियल को इसके अंदर डिलीवर करेगा, ऐसे इसके अंदर सिक्रीट करेगा। तो ये वेसिकल्स का रोल है जो इस ER में प्रेजेंट होता है, या ER बनाता है इस वेसिकल्स को और इसे ट्रांसफर कर देगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। जो मटेरियल सिंथेसाइज होगा वो पैक्ड होगा वेसिकल्स में और उसे ट्रांसफर कर देता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फर्दर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस के लिए। टाइप्स ऑफ ER में देखें, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन शॉर्ट हम RER कहते हैं, और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER कहते हैं। दोनों में खास डिफरेंस क्या होता है, दोनों के फिजियोलॉजी के बेसिस पर इन दोनों का अलग अलग रोल है, अलग अलग वर्क है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा? रफ इसलिए कहा कि यहाँ आप देखें कि इस ER पर जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है, ये राइबोसोम जहाँ पर प्रेजेंट होगा ER के सरफेस पे, इस राइबोसोम के कारण ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, ये ग्रैन्यूल्स है, राइबोसोम ग्रैन्यूल्स है जो कि इस
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर उसके मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है, इसलिए एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दिखता है माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दिखेगा, इसलिए इसका नाम रफ है। रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहें। और यहाँ ग्रैनुलर ईआर राइबोसोम प्रेजेंट प्रोटीन, इसका काम क्या होगा? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सभी सेल्स में प्रेजेंट होगा जो मेटाबॉलिकली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़्यादा एक्टिव हो, मीन्स सेल्स दैट आर एंगेज्ड। यहाँ पर देखें, जो ये मोर डेवलप्ड इन दोज सेल्स दैट आर एक्टिवली इंगेज्ड इन प्रोटीन बायोसिंथेसिस, जहाँ प्रोटीन बायोसिंथेसिस, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो, ऐसे सेल्स में प्रेजेंट होगा। और इस पूरे ईआर में ये RER लगभग 2/3 होता है, यानी ये 2/3 सिर्फ RER होगा और 1/3 ये सिर्फ ACR होगा। तो वो सेल्स हमारे बॉडी का जहाँ पर प्रोटीन बायोसिंथेसिस का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। जैसे लीवर सेल में जितने भी कोआगुलेटिंग प्रोटीन बनता है, ब्लड प्रोटीन बनता है, वो सभी लीवर सेल्स में बनता है। प्लाज्मा सेल जो कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा, वहाँ पर भी जो गामा ग्लोबिन प्रोटीन होता है, उस गामा ग्लोबिन प्रोटीन का फॉर्मेशन इस प्लाज्मा सेल्स में होगा। तीसरा पैनक्रियाटिक सेल्स, पैनक्रियाटिक सेल्स में भी ये प्रेजेंट होगा, क्योंकि पैनक्रियाटिक सेल्स में ज़रूरत है एंजाइम के फॉर्मेशन का, और एंजाइम का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन, इसलिए ये पैनक्रियाटिक सेल में प्रेजेंट होगा। और इसमें एक और हम लोग लिख लें कि ये मसल सेल्स में भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि मसल सेल्स का मेम्ब्रेन जो बना होता है वो स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन से बना होता है, इसलिए मसल सेल्स भी हम लोग लिख लें, या मायोसाइट भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अब इस SER में देखें, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये ग्रैनुलर का मतलब इसके मेम्ब्रेनस सरफेस पर किसी भी तरीके का कोई राइबोसोम ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए राइबोसोम एब्सेंट लिख दिया। लिपिड या स्टेरॉयड का सिंथेसिस करता है ये रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का नंबर ज़्यादा होगा, और यहाँ से पफ आउट होगा, यहाँ से निकल करके ऐसे इस सरफेस से ये स्टेरॉयड मॉलिक्यूल ऐसे निकल करके चलेगा। तो यहाँ पर ये स्टेरॉयड और लिपिड के सिंथेसिस में एक्टिव रोल प्ले करता है। ये पूरे ER का 1/3 होगा, और मोर डेवलप्ड इन दोज सेल्स दैट आर एक्टिवली इंगेज्ड इन लिपिड सिंथेसिस या लिपिड बायोसिंथेसिस, यानी उस बॉडी के उस सेल्स में ज़्यादा होगा जहाँ पर लिपिड सिंथेसिस या लिपिड डेराइवेटिव सिंथेसिस की ज़रूरत है। जैसे जितने भी हार्मोन्स होता है, सेक्स हार्मोन, वो सभी सेक्स हार्मोन स्टेरॉयड का बना होता है, लिपिड डेराइवेटिव होता है, कोलेस्ट्रॉल डेराइवेटिव होता है, तो एक गोनाड्स में होगा। हेपेटोसाइट्स में भी लिपिड का सिंथेसिस होता है, क्योंकि वहाँ पर विटामिन्स यानी फैट सोल्युबल विटामिन का सिंथेसिस होगा। तीसरा, एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स पार्ट, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड यहाँ लिख दें, इस पार्ट में कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड जो होता है उसमें जितने भी हार्मोन सिंथेसिस होता है, जैसे एल्डोस्टेरॉन, जैसे कॉर्टिसोल या सेक्स कॉर्टिकॉइड, जितने भी हार्मोन है उसका सिंथेसिस इस एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड में होता है, इसलिए यहाँ पर ACR का नंबर इसके रेस्पेक्ट में RER के नंबर से ज़्यादा होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ER के दोनों टाइप का, जिसमें RER और ACR दोनों हैं। नाउ हाईली स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस एंड फंक्शंस। तो पहले देखेंगे इसमें से एक पहला जो पार्ट है ये मॉडिफिकेशंस, यानी ये मॉडिफाई करके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर रहता है वो मॉडिफाई करके क्या बनाता है और उसका फंक्शन क्या है, रोल क्या है सेल के अंदर, यानी किस तरीके का मॉडिफिकेशन होगा, क्या स्ट्रक्चर बनेगा इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और उसका सेल के अंदर क्या काम है, क्यों मॉडिफाई हुआ, क्या साइंटिफिक रीजन है उसके मॉडिफिकेशन का। तो पहला एक मॉडिफिकेशन है निस्ल ग्रैन्यूल्स, और निस्ल ग्रैन्यूल्स जो होता है वो ऐसे जो हमारा
नर्व सेल्स होता है, न्यूरॉन्स जिसको कहते हैं, उस न्यूरॉन्स में ये जो स्ट्रक्चर्स होता है यहाँ पर उसमें ये प्रेजेंट होता है। ऐसे अगर देखें तो यहाँ पर ऐसे ग्रैनुलेटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है जो इस डेंड्राइट में भी होगा, यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है डेंड्राइट्स में, यहाँ ऐसे प्रेजेंट होगा और यहाँ पर सेल साइटोन में भी प्रेजेंट होगा। ये सभी जो होता है इसे हम लोग कहते हैं निस्ल ग्रैन्यूल्स। ये ग्रैन्यूल्स है और इस निस्ल ग्रैन्यूल्स में ये जो आरईआर होता है वो आरईआर का पार्ट होता है, यानी सेगमेंट ऑफ आरईआर होगा। और दूसरा रिच इन आरएनए भी प्रेजेंट होता है। तो इस निस्ल ग्रैन्यूल्स का रोल जो है इस न्यूरॉन में, दिस इज न्यूरॉन, और इस न्यूरॉन में इस निस्ल ग्रैन्यूल्स का काम है ये न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन का फॉर्मेशन करना, यानी ये फॉर्म्स न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन, ये न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा। ये इसका निस्ल ग्रैन्यूल्स का रोल है। दूसरा माइक्रोजोम्स होता क्या है, अगर सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो ईयर का टूटा हुआ भाग यानी छोटा छोटा टुकड़ा मिलता है, उस ब्रोकन टुकड़े को हम लोग कहते हैं माइक्रोजोम्स। ये है ब्रोकन पार्ट ऑफ ईयर, ये ब्रोकन ईयर यानी जो खास करके ईयर मीन्स आरईआर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका छोटा सा टुकड़ा जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो उसमें पता चलता है कि इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं और इसका यूज साइंटिस्ट अपने फ़ायदे के लिए यानी इन विट्रो प्रोटीन बायोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। यूज्ड बाय साइंटिस्ट इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस जो लैब में किया जाता है, टेस्ट ट्यूब में किया करते हैं, उसमें यूज करते हैं। यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस टेस्ट करने के लिए इस माइक्रोजोम्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे मसल्स है और इस मसल्स में दिस इज मसल और ये मसल फाइबर मान लें, ऐसे ही मसल्स फाइबर है, ये मसल मान लो और मसल्स, ये मसल्स के अंदर ये मसल है और मसल्स के अंदर जो मायोसाइट है, मसल फाइबर है, ये मायोसाइट मान लो, इस मायोसाइट, और इस मायोसाइट में जो सेल होता है उसे हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी मसल सेल्स में जो ईआर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सिर्फ मसल्स में मिलेगा, स्केलेटल मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है ये ये ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन जो होता है वो ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन ये सेल के अंदर जिस सेल ऑर्गेनेल में होता है उस सेल ऑर्गेनेल का नाम, यानी इस ग्लाइकोजेन का जो ग्लूकोज सेल के अंदर आया, जैसे एक सेल है और इस सेल के अंदर ऐसे एक ग्लूट ट्रांसपोर्ट, यानी ये ग्लूकोज यहाँ ब्लड सेल से ऐसे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हुआ, ग्लूकोज आ गया। जैसे सपोज कीजिए कि ये ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड वेसल्स अपने टारगेट सेल की ओर बढ़ रहा है और इसमें ऐसे ग्लूकोज हैं, ब्लड में ये ब्लड है और इसमें ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का यहाँ पर सेल के अंदर एक सेल, सपोज करें कि ये सेल है और इस सेल में ग्लूकोज जाएगा कैसे, तो इस चैनल के थ्रू, ग्लूट चैनल के थ्रू, एक ग्लूट चैनल है और ग्लूट चैनल के थ्रू इसके अंदर ग्लूकोज आ गया, सपोज कीजिए ग्लूकोज आ गया, तो इस ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज यहाँ से ग्लूकोज सेल के अंदर ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट होगा। कहाँ पर, तो ये ग्लाइकोजेन कहाँ कन्वर्ट होगा, तो ये इस ईआर के ऊपर में, जो ईआर हमारे बॉडी के अंदर सेल के अंदर होगा उसमें ये कन्वर्ट होगा। तो कौन सा ईआर इन्वॉल्व होता है इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करने में, वो है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो बनाएगा
जो सेल के अंदर जा कर के ग्लूकोज जो इंटर किया उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट इसका फंक्शंस देखें। साइटोक्रोम एंजाइम जो होता है उस एंजाइम का फॉर्मेशन, और ये साइटोक्रोम एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो एंजाइम साइटोक्रोम है वो बनाता है ये। और ये है जैसे साइटोक्रोम, यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट टाइप्स का साइटोक्रोम है, एक नहीं कई डिफरेंट टाइप्स का साइटोक्रोम होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। और वो साइटोक्रोम का काम है कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा ताकि एटीपी जनरेट हो सके, जिसमें साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी और साइटोक्रोम C1, उसके बाद A3 एंड A3, ये सभी साइटोक्रोम जो इलेक्ट्रॉन जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, वो इसी ER की मदद से है। और कौन सा ER इसमें इन्वॉल्व होगा, तो ये सभी इन ER कहाँ पर ये सभी बनेगा, तो ये सभी बनेगा SER के सरफेस पे। ठीक उसी तरीके से ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट में, जिसमें हम लोग देखेंगे जो हमारा नॉन साइक्लिक और साइक्लिक चेन होता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, साइक्लिक का नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होगा उसमें भी साइटोक्रोम B एंड B6 एंड साइटोक्रोम F ये भी बनेगा SER के सरफेस पर। ये एंजाइम भी SER की मदद से बनेगा, SER की मदद से। इसके अलावा देखें और भी कुछ इसके फिजियोलॉजी हैं, और वो फिजियोलॉजी है डिटॉक्सिफिकेशन। ये कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, ये लीवर सेल्स करेगा। और डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल और रिडक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। और ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है ये किसकी मदद से होगा, तो इसमें भी कई एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, और वो एंजाइम स्पेसिफिक एंजाइम मैं लिख दूं यहाँ पर, ये साइटोक्रोम P450 ये एंजाइम है। और ये एंजाइम करेगा क्या कि ये जो टॉक्सिक मटेरियल है उसे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है ताकि किडनी के थ्रू वो एक्सक्रीट हो। ये क्या करेगा, कन्वर्ट्स टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू हाइड्रोफिलिक waste so that it can be filtered out. It can be filtered out by kidney. ये किडनी के थ्रू फिल्टर आउट होकर के रिमूव आउट हो जाए, बॉडी से बाहर निकल जाए। तो ये काम भी हमारा SER करता है। यानी कौन सा ये बनाएगा, क्योंकि सभी साइटोक्रोम है और सभी SER पे होगा। ये सभी एंजाइम का फॉर्मेशन SER पे होता है। तो हमने क्या देखा, ये फंक्शंस, स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस एंड फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोथ RER एंड SER। इसके अलावा माइक्रो ट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स जो सेल के साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन करता, वो भी उसके बनाने में भी ये मेजर रोल प्ले करेगा। जो हमारा RER है वो मेजर रोल प्ले करता है। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी बनाने में ये RER मेजर रोल प्ले करता है जो सेल के अंदर होता है। यानी साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इन सभी का फॉर्मेशन RER करेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी रिपेयरिंग करना, फॉर्मेशन करना, वो भी RER का काम है।